राजस्थान के 284 दुर्गों में से राजस्थान के 250 दुर्गों में से राजस्थान में, सॉरी ऐसे नहीं, इसको लिखो, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, और अगर मेवाड़ के अंदर देख रहे से पूछ रहे 84 गृह दुर्गों में से 32 गृह दुर्ग किसने बनवाए थे? वो भी कुंभा ने बनवाए थे। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया कुंभा ने। दुर्गों का निर्माण करवाया किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। और एक चीज आपको कई इतिहासकार कहते हैं कि राजस्थान में 84 दुर्ग है। 84 दुर्ग नहीं है, 84 तो मेवाड़ में ही है। राजस्थान में तो 250 से अधिक दुर्ग है। कितने हैं? 250 से अधिक दुर्ग है राजस्थान के अंदर। आगे बात करें, राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। पूछ ले मेवाड़ के इतिहास का स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? तो राणा कुंभा को ही कहते हैं। आगे बात करें अपन, और ये जो उल्लेख मिलता है ये श्यामल दास की वीर विनोद में मिलता है। वीर विनोद जो रचना है उसके अंदर अपन को ये देखने को मिलता है। आगे बात करें इनके प्रमुख दुर्ग। अब लिखना आप इनके प्रमुख दुर्गों की बात करें अपन, दुर्ग लिखो, दुर्गों के बारे में। दुर्गों की बात करें तो पहले नंबर पे आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। दिख तो रहा है क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग। यह कुंभलगढ़ दुर्ग है जो अपनी पत्नी या रानी कुंभलदेव की याद में, चल नहीं रहा मार्कर, अपनी रानी कुंभलदेव की याद में क्या किया इन्होंने? इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलदेव की याद में, ठीक है। कुंभलदेव की याद में क्या किया इन्होंने? इस दुर्ग का निर्माण किया। और बात करें जो कुंभलगढ़ है, इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? शिल्पी या वास्तुकार कौन था? शिल्पी की बात करें तो वही कौन था? मंडन। कौन था? मंडन। और ये राजसमंद में, आप सभी को पता होगा, राजसमंद में है कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये दुर्ग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह दुर्ग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। इसके बारे में एक कथन भी याद आता होगा आपको। कथन कहा था, और वो कथन किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल, जानते होंगे अबुल फजल को। क्या कहा था? यह दुर्ग इतनी ऊंचाइयों, इतनी बुलंदी पर स्थित है कि जमीन से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। क्या था वो? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। कथन किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। आगे बात करें इस दुर्ग के बारे में
तो इस दुर्ग के अंदर 36 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनी हुई है, जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे ऊंची या बड़ी दीवार है। तो वो भी लिखो आप। इस दुर्ग में 36 किमी लंबी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। और ये दीवार क्यों बनाई गई थी कि युद्ध में जो घुड़सवार थे वो इस आसानी से इससे भाग कर जो शत्रु सेना है उस पर हमला कर सके। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी स्थित है। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी यहीं पर स्थित है। छतरी आगे ये कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया वही है जिसने अजयमेरु दुर्ग का पुनर्निर्माण अपनी क्या थी इसकी जो रानी थी, क्या इनकी जो रानी थी ताराबाई, उनकी याद में करवाया था। अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग का अजयमेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। क्या किया था इसने? पुनर्निर्माण करवाया था इस दुर्ग का, और इसका पुनर्निर्माण कराकर क्या तारागढ़, अजयमेरु दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। इसीलिए हम उसे तारागढ़ कहते हैं। और एक तारागढ़ आपको पता होगा बूंदी में भी स्थित है। आगे बात करें अपन, कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है? 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों की जो कई बार पूछा जाता है कि इन दरवाजों का संबंध किस किले से है, या फिर ये जो दरवाजे हैं वो किस दुर्ग से संबंधित है, तो इनके बारे में अपन देखते हैं। लिखो आप, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे। तो पहले नंबर पे जो दरवाजा आता है वो आता है ओरठ। क्या नाम है उसका? ओरठ। दूसरे नंबर पे आता है और हल्ला, एक वो है हल्ला पोल। ओरठ दरवाजा, हल्ला पोल। तीसरा आता है वो है विजय पोल। चौथा आता है राम पोल, और 5वां आता है हनुमान पोल। कौन सा? हनुमान पोल। और इनकी ट्रिक याद करनी हो आपको, वो ट्रिक क्या है? और हल्ला, कोई बोल रहा है किसी को, और हल्ला विजय राम की पोल खोल दी। और हल्ला विजय राम, मार कर दे, विजय राम की पोल खोल दी। विजय राम की पोल हनुमान खोल दी। ये आपको याद रखना है, तो कभी नहीं भूलोगे। और हल्ला राम की पोल हनुमान खोल दी, और हल्ला विजय राम की पोल हनुमान खोल दी। ये आपको याद रखना है, ये ट्रिक हो गई। आगे है कुंभा द्वारा बनाए गए मंदिर। कुंभा द्वारा
बनाए गए मंदिर, उनके बारे में चर्चा करें अपन, वो कौन कौन से हैं। आपको लिखना भी है तो लिखते जाना। एक दो देखेंगे, वैसे तो मेरे को पता है, इतना आप देखने वाले हैं नहीं कोई। लिखो प्रमुख मंदिर, कुंभा द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिर। मंदिरों की बात करें तो वो है रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ स्थित है बताओ? पाली में। कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर। और इनका निर्माण किसने, कई बार पूछा गया, निर्माण किसने करवाया? तो धृणक शाह ने, धृणक शाह ने इनका निर्माण करवाया था। और इसका जो शिल्पीकार था, शिल्पीकार वो कौन था? देपाक। कौन था? देपाक था इनका शिल्पीकार। आगे अपन बात करें, ये समर्पित किसको है? समर्पित, ये समर्पित है ऋषभदेव को। किसको स्थित है? ऋषभदेव को। और बात करें 1444 खंबे स्थित हैं इस मंदिर में। कितने खंबे हैं? खंबे हैं 1444। कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं। और इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछ ले कौन से मंदिरों को चौमुखा मंदिर कहते हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर को चौमुखा मंदिर कहते हैं। और खंबों का अजायब घर, खंबों का अजायब घर, अजायब घर कहते हैं। ठीक है। आबू मंदिर, आबू मंदिर का निर्माण भी किसने कराया? अब लिखो आबू, आबू, आबू का मंदिर कहाँ स्थित है? आबू के जैन मंदिर जो कि सिरोही में स्थित है। और बात करूं मैं कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण भी किसने? कुंभा ने ही करवाया था। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है। एक है मीरा एकलिंग, एकलिंग मंदिर बना हुआ है ना, एकलिंग मंदिर, एकलिंग मंदिर में मीरा मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग मंदिर में मीरा मंदिर का निर्माण भी कुंभा ने ही करवाया था। आगे बात करें चित्रकला के बारे में। अब देखते हैं अपन चित्रकला के बारे में। लिखो चित्रकला के बारे में। चित्रकला मार्कर में शायद नहीं है, कोई देने वाला है नहीं। कुंभा के समय मेवाड़ में, कुंभा के समय मेवाड़ में हीरानंद ने नाहर नामक सुभाष नाहर चरियम नामक चित्र बनाया या चित्रांकन किया। ठीक है। आगे बात करें इनके जो प्रमुख विद्वान थे या जैन थे, वैसे प्रमुख विद्वान, तो वो लिखो आप दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वानों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है सोम सुंदर। कौन है? सोम सुंदर। कौन थे? सोम सुंदर
पहले दरबारी विद्वान। फिर थे क्या, उनका क्या नाम था? सोमदेव। सोमदेव। तीसरे थे सोमदेव, सोमसूरी, सॉरी सोमसूरी नहीं, सुंदर सूरी, सुंदर सूरी। और इनका एक नाम दे देगा, पूछ लेगा इसका संबंध किस शासक से रहा, कुंभा, सांगा, मालदेव। तो आपको याद रखना है कुंभा से कौन से थे। जयचंद सूरी, जयचंद सूरी और माणक्य, माणक्य आपको याद रखें। और जैन विद्वान थे, ये कैसे विद्वान थे? जैन विद्वान। ठीक है, ये हो गई इनके बारे में। और एक आपको याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया। श्रृंगार चंवरी का निर्माण, श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया। और वर्तमान में ये क्या है? जैन मंदिर है, जैन मंदिर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। श्रृंगार चंवरी क्या होती है? जो मंडप होता है ना, उसी को श्रृंगार चंवरी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे जो कुंभा है, इसके प्रमुख युद्ध अभियान। कौन से अभियान? युद्ध अभियान। तो लिखो युद्ध अभ्यास या युद्ध अभियान, प्रमुख युद्ध अभियान। पहला लिखो आबू, आबू का युद्ध कहाँ होता है? सिरोही में होता है। ठीक है, नाहर सिंह डोडिया, नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में, डोडिया के नेतृत्व में, नेतृत्व में सिरोही के शासक सहासमल को पराजित किया, सहासमल को पराजित किया और सिरोही पर अधिकार किया। विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में आबू में 2 मंदिर बनाया था। एक तो अचलगढ़ और एक बसंतगढ़। इन 2 दुर्गों का निर्माण कराया विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, आगे का जो अभियान है वो कौन सा है? नागौर का युद्ध। कौन सा है? नागौर का युद्ध। लिखो नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध, ये खमस खां नागौर के शासक, नागौर के शासक कौन थे? खमस खां व गुजरात के शासक मोहम्मद खिलजी को पराजित कर नागौर की मस्जिद को तुड़वाकर नागौर खजाना लूट कर मेवाड़ ले आया। इतने दिन मुस्लिम शासक लूट रहे थे, इस बार इनको इनका बाप मिल गया और इसने क्या किया? लूट कर जो संपत्ति थी उसको लूट कर ले आया। ठीक है, आगे बात करें अपन, वो है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, कौन सा युद्ध आता है अब? वो है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध
कहाँ होता है सारंगपुर का युद्ध? ये युद्ध होता है कहाँ? 1437 में, 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। और ये होता है किन किन के बीच? कुंभा और मोहम्मद खिलजी के। वो पहले मैंने बताया ना वहाँ पे कुतुबुद्दीन, सॉरी कुतुबुद्दीन करना है आपको। क्या था वो? गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन था। कौन था? कुतुबुद्दीन था, मोहम्मद खिलजी नहीं था। मोहम्मद खिलजी तो अब आता है, मोहम्मद खिलजी, खिलजी, ठीक है, मोहम्मद खिलजी। और ये शासक कहाँ का था? मालवा का था। कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। और विजय किसकी होती है? कुंभा की होती है। विजय कुंभा की होती है। और विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने, विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने 1440 से 48 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? कुंभा ने। विजय स्तंभ के बारे में आगे जितना है वो अपन जब विजय स्तंभ पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। इसका अभी इतना ही याद रखना है, कितनी चौड़ाई थी, क्या थी, वो सब बाद में देख लेंगे अपन। फिर है जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जिजाक ने करवाया था। और इसके अब है प्रमुख संधियाँ। इनके समय में जो संधियाँ हुई थी वो कौन कौन सी है? तो लिखो पहली चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि सांगा कुंभा के शासनकाल के समय ही हुई। और ये संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1456 में, 1456 में। और किसके विरुद्ध हुई थी? कुंभा के विरुद्ध, कुंभा के विरुद्ध की गई थी ये संधि। किन किन ने की थी? ये संधि हुई थी किसके? मालवा और गुजरात के शासकों के मध्य हुई थी। मालवा प्लस गुजरात के मध्य। मालवा के शासक तो कौन थे? मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी थे। और इधर कौन थे? कुतुबुद्दीन। दोनों ने बदला लेने के लिए क्या की? संधि की। और संधि की शर्त क्या थी? शर्त थी कि विजय के बाद मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। क्या कर लेंगे? मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। और फिर क्या होता है? 1457 में, 1457 में क्या होता है? बदनौर, बदनौर कहाँ पड़ता है? भिलवाड़ा में। बदनौर भिलवाड़ा का युद्ध होता है। और बदनौर भिलवाड़ा के युद्ध में क्या करता है? दोनों ही पराजित होते हैं और कुंभा की विजय होती है। कुंभा की क्या होती है? विजय हो जाती है। फिर क्या करता है? इसको कैद कर लेता है और फिर वापस इसको छोड़ भी देता है। किसको? मोहम्मद खिलजी को। आगे बात करें, फिर होती है आवल बावल की संधि। कौन सी? आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की संधि क्यों कहते हैं इसको आवल बावल की संधि? बताओ। इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो आंवले के पेड़, क्या थे? एक तरफ तो थे आंवले के पेड़ और एक तरफ थे बबूल के पेड़। आंवलों के पेड़ के इधर का जो वो था वो तो किसका हो जाएगा? वो तो मेवाड़ का। और जहाँ बबूल थे वो किसका हो जाएगा? मारवाड़ का। किसका? मारवाड़ का। और वो किसकी थी? भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारियो जाए। भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारियो जाए। जब रणमल को मार रहे थे तो जोधा भाग गया था। और फिर इनकी संधि की जो करवाई थी वो हंसाबाई ने करवाई थी। हंसाबाई क्या थी? उसकी दादी थी। और इसकी क्या थी? बुआजी थी जोधा की। तो आवल बावल की संधि है वो किन किन के मध्य हुई? आवल बावल की संधि
आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि मेवाड़ प्लस मारवाड़ के मध्य हुई। मेवाड़ का शासक तो कौन था? कुंभा था, और इधर था जोधा, इन दोनों के मध्य हुई। और इनकी मध्यस्थता जो की थी वो हंसाबाई ने की। हंसाबाई के कहने पर ये संधि हुई। जो बबूल के पेड़ वो मैंने बता ही दिया क्या क्या था। और इनकी जो मध्य बिंदु था या केंद्र बिंदु था वो सोजत पाली था। क्या था? सोजत पाली से इनकी सीमा का निर्धारण किया गया था। सोजत पाली का जो केंद्र बिंदु थे उसमें किया गया था। और संधि की शर्त के अनुसार एक बात लिख लेना, संधि की शर्त के अनुसार राव जोधा ने अपनी पुत्री क्या नाम था पुत्री का? श्रृंगार देवी की शादी कुंभा के पुत्र रायमल से करवाई, है ना, करवा दी। अब बात करें और क्या थी। अब आता है इसका अंतिम समय। कुंभा का आ जाता है क्या? अंतिम समय। अंतिम समय में क्या होता है? कुंभा उन्माद नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। उन्माद नामक रोग से ग्रसित हो गया। और उस उन्माद रोग से ग्रसित होने के बाद में क्या करता है? जो इसका पुत्र था कौन? उदा क्या करेगा? इसकी कटारगढ़ के मामादेव कुंड के पास कुंभा की हत्या कर दी। इसी कारण उदा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता। क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता किसको कहते हैं? उदा को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये है। और कुंभा को धीर गंभीर शासक भी कहते हैं, धर्म व पवित्रता का शासक, ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों आज इतना ही। और अपनी क्लास जो आज थी मेवाड़ के अंदर जो कुंभा थे इनके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी देख चुके हैं। और कल देखेंगे उदा के बाद में रायमल के बाद में राणा जो सांगा वगैरह, सांगा तो हो गया सांगा, इन सब के बारे में अपन जो भी शासक बचे उनके बारे में अपन देख लेंगे। महाराणा प्रताप, उदय सिंह, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना। मैं आज के लिए इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।